देखो यार, जो कवर होने वाला है जो यूनिट है दैट वुड बी यूनिट नंबर 3 सेडिमेंट्री रॉक। पूरा नहीं लिखना चाहिए, सेडिमेंट्री रॉक। ये जियोलॉजी का पेट्रोलॉजी का यूनिट नंबर 3 है जो कवर होने वाला है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो बेसिक चीज होती है, जो बेसिक डेफिनेशन रहेगी सेडिमेंट्री रॉक की। सेडिमेंट्री रॉक की डेफिनेशन इज, द डेफिनेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक वुड बी द रॉक विच इज फॉर्म्ड बाय सिल्ट, क्ले एंड डिफरेंट मटेरियल्स इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। जो ये डेफिनेशन है ये बाय द स्टैंडर्ड ऑफ 10th क्लास है, जो हमने 9th-10th में ज्योग्राफी पढ़ी थी, ठीक है। अभी बिकॉज वेयर अब एक टॉपिक है, अब उसको हमें और डिटेल में जानना है। जो अब की अब जो डेफिनेशन होगी दैट वुड बिकम द रॉक विच इज फॉर्म्ड बाय द फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ एजेंसीज इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। वो रॉक जो किससे बने हैं? फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंसी से, ठीक है। अब हमारी डेफिनेशन ये है, अब इसको हम और से देखते हैं। जो सेडिमेंट्री रॉक बेसिकली रिफर्स टू द सेकेंडरी रॉक, जो कि कैसे बने हैं? सेडिमेंट से। अब ये सेडिमेंट्स कैसे बनते हैं ये देखना है, ठीक है। जो हमारा जो मेन प्रोसेस होता है दैट इज ऑफ वेदरिंग, जिससे सेडिमेंट्री रॉक हमारे बनते हैं, ठीक है। वेदरिंग जो प्रोसेस है इट रिफर्स टू द ब्रेकिंग डाउन ऑफ अर्थ सरफेस इनटू अ लायबल फ्लैट वन, ठीक है। जो हमारी अर्थ की सरफेस होती है जब वो टूटती है ना, उसी को हम वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। वेदरिंग अब होती किससे? वेदरिंग के मेन दो प्रोसेसेस होते हैं, सही। दो प्रोसेस वेदरिंग के मेन कौन से? पहला हो जाएगा आपका डीकंपोजिशन, और दूसरा प्रोसेस कौन सा होता है हमारा इसका? डिसइंटीग्रेशन। फर्स्ट प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इज डीकंपोजिशन और सेकंड क्या है? डिसइंटीग्रेशन। जो वेदरिंग होती है ना वो मेन इन्हीं दो प्रोसेस से होती है। अब डीकंपोजिशन का मतलब क्या है? एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, डीकंपोजिशन वो होता है जिसमें जो हमारा रॉक है, जो एनवायरनमेंट है, वो किससे डीकंपोज हो रहा है? वो डीकंपोज हो रहा है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर हमारा कोई भी कंप्लीट एक एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में वो लार्ज पेबल्स हैं, ठीक है। पेबल्स मीनिंग हमारे रॉक है। अब उसमें कोई भी पेड़ है तो जो पेड़ के रूट्स होते हैं ये क्या कर देते हैं? ये जो पेड़ के रूट्स होते हैं दे क्रिएट फिशर्स इन द रॉक्स। अब फिशर क्या होता है? फिशर होता है जब जो पेड़ होता है, जो उसके नीचे पत्थर है पूरे, जो उसके रूट्स हैं वो पत्थर को एकदम और उसमें नैरो सा गैप क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? फिशर्स। ये बेसिकली अभी हम जान रहे हैं डीकंपोजिशन, ठीक है। हम क्या जान रहे हैं? वेदरिंग होती है। वेदरिंग क्या थी? वेदरिंग इज द प्रोसेस बाय विच हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो डीकंपोज हो रहा है, ठीक है। डीकंपोज होने का एक तरीका होता है, सबसे पहला जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें पेड़ है, या तो डीकंपोजिशन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स होगा, अर्थवॉर्म्स हो गए, जितनी भी चीजें होंगी वो सॉइल में रहते हैं और वो डीकंपोज करते हैं। हम सबको ये चीज पहले से मालूम। दूसरा एक और मेथड रहता है जो ज्यादा फिजिकल है। हमारे एनवायरनमेंट है, पेड़ है, उसमें पेड़ के जो रूट्स होते हैं, रूट्स जो पत्थर हैं उसको तोड़ते हुए बिल्कुल उसमें क्या क्रिएट कर देते हैं? फिशर्स। अब फिशर्स मैंने क्या बताया? द नैरो पाथ इन रॉक्स। जो पत्थर है, जो अब ये जो रूट्स थे इसने पत्थर में क्या क्रिएट कर दिया? फिशर्स। इससे क्या हो गया? इसमें एक नैरो वो क्रीक्स, जो हम कहते हैं ना क्रीक्स एंड क्रेविसेस, होल्स, वो पैदा हो गए। अब इसकी वजह से क्या हुआ? जो ऑर्गेनिजम्स थे, ऑर्गेनिजम्स को इन क्रीक्स, जो ये होल्स पैदा हुए हैं, जो क्रीक्स और क्रैक्स पैदा हुए हैं, इसके अंदर जाने का मौका मिल गया और फिर फर्दर डीकंपोजिशन कर देते हैं बाय ऑर्गेनिजम्स। बात समझ रहे हो यार? ठीक है। एक हमारा तरीका डीकंपोजिशन का ये था। अब जब डीकंपोजिशन की जनरलाइजेशन बात करते हैं आगे, डीकंपोजिशन होते हैं अपने में, डीकंपोजिशन में अपने में दो अलग प्रोसेसेस आ जाते हैं, ठीक है। दो अलग प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन के कौन कौन से हैं? सबसे पहला आ जाता है डीकंपोजिशन। एक और चीज आ रही जान लो, ये एक और पहले पॉइंट थी, प्रीवेलेंट पॉइंट बताना था। जो डीकंपोजिशन प्रोसेस होता है ना, इट इज ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर। जो डीकंपोजिशन होता है वो कैसा होता है? बायोलॉजिकल होता है और केमिकल होता है। सबसे पहले कैसा होगा? बायोलॉजिकल होता है, बायोलॉजिकल होता है, और दूसरा कैसा होता है? इन नेचर केमिकल होता है, ठीक है। दूसरा होता है केमिकल। वेयरएज जो हमारा डिसइंटीग्रेशन होता है, डिसइंटीग्रेशन जाहिर सी बात है डीकंपोजिशन बायोलॉजिकल और केमिकल हो गया। हमने वेदरिंग की डेफिनेशन क्या अभी जानी? वेदरिंग इज द प्रोसेस इन विच द अर्थ सरफेस इज गेटिंग डीकंपोज एंड डिसइंटीग्रेटेड बाय फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल मीन्स। तो केमिकल और बायोलॉजिकल किस में चले गए? डीकंपोजिशन में। तो इसका मतलब है बाकी दो कौन से बचे? मैकेनिकल एंड फिजिकल। तो मैकेनिकल और फिजिकल किस में जाएंगे?
डिसइंटीग्रेशन में वही बचा है, समझ रहे हो? तो दूसरा हमारा जो हमारा डिसइंटीग्रेशन होगा वो कैसे हो जाएगा? इट विल बी फर्स्ट इट विल बी मैकेनिकल और फिजिकल इन नेचर। सही। अब हमें पढ़ना है डीकंपोजिशन के अंदर, हमें बेसिक डीकंपोजिशन पता चल गया कि भाई ठीक है, जब डीकंपोजिशन प्रोसेस होता है, वेदरिंग का एक ब्रॉड जो वेदरिंग है ये दो मेन प्रोसेस में डिवाइड हुई है, डीकंपोजिशन डिसइंटीग्रेशन। डीकंपोजिशन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म से होती है, और हमारे जो एक एग्जांपल दिया है, जो पेड़ होते हैं एनवायरनमेंट में, उनके जो रूट्स होते हैं वो क्रीक्स एंड क्रेविसेस होल्स पैदा कर देते हैं पत्थर के अंदर, जो बहुत डीप रूटेड उसमें उसकी वजह से क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें मौका मिल जाता है उन क्रीक्स और क्रैक्स के अंदर जाके फर्दर डीकंपोज कर देने को रॉक को। ठीक है, तो ये बेसिक डीकंपोजिशन होता है। अब डीकंपोजिशन के अंदर क्या है? बायोलॉजिकल मीन्स एंड केमिकल मीन्स। बायोलॉजिकल मीन्स सेम एकदम वैसे होता है। बायोलॉजिकल मीन्स ऑफ डीकंपोजिशन इज द डीकंपोजिशन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इसमें बायोलॉजिकल में खाली क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द बेसिक वन जो इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे ना भाई, वो कौन से होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए जो अभी हमने अभी जाना, ठीक है, कि भाई पत्थर में होगा। और दूसरी चीज क्या होती है? ये पेड़ है, इसके भाई जाहिर सी बात है अराउंड बहुत सारे पौधे वौधे होंगे, बहुत छोटे छोटे वो होंगे, ऑर्गेनिजम्स होंगे, बड़े छोटे। तो जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स और वो रहते हैं, हमारे प्लांट्स होते हैं, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो एक वो बन जाता है, एक एसिडिक और अल्कली इफेक्ट पड़ता है। अब ये बात समझना, जो डेड एंड डिकेइंग, एक तो हमारा हमें पता चल गया कि जो बायोलॉजिकल मीन्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रहे हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इस एनवायरनमेंट में बहुत सारे, जो पेड़ पौधे हैं छोटे बड़े इस एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा, वो कभी ना कभी तो मरेंगे ना। तो डेड एंड डिकेइंग मैटर जो इनका होता है कि भाई कोई पौधा था वो मर गया, ठीक है, इट्स डेड। कोई एनिमल्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, दे डाइड। तो जो उनकी डेड बॉडीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना होती हैं, वो बेसिकली क्या बना देती हैं सॉइल के अंदर, इसके अंदर वो पैदा कर देती है एसिडिक एंड अल्कली इफेक्ट इन द एनवायरनमेंट इटसेल्फ। इस एसिडिक और अल्कली इफेक्ट से क्या हो जाता है? फर्दर डिकंपोजिशन होता है बाय बायोलॉजिकल मीन्स। समझ रहे हो? तो बायोलॉजिकल डिकंपोजिशन में कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे? पहला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और दूसरा जो हमने पढ़ा डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इतनी ही बात थी खाली बायोलॉजिकल डिकंपोजिशन की। अब दूसरी चीज क्या निकल के आती है? केमिकल डिकंपोजिशन। ठीक है, दो अलग प्रोसेसेस है ना, एक तो बायोलॉजिकल है और दूसरा क्या है? केमिकल डिकंपोजिशन है। अब केमिकल डिकंपोजिशन जैसे हमने बायोलॉजिकल में इस एग्जांपल के थ्रू वो करा था, पढ़ा था। केमिकल डिकंपोजिशन, अब समझो केमिकल डिकंपोजिशन रॉक्स का कैसे होता है। जो हमारा केमिकल डिकंपोजिशन होता है, जाहिर सी बात है, एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, थ्रू केमिकल्स होता है। अब वो केमिकल्स फॉर्म कैसे करते हैं, कैसे इफेक्ट लेते हैं? ठीक है, जो हमारा रेनफॉल होती है, जैसे अब इसका एग्जांपल हम कैसे ले रहे हैं, ये बारिश हो रही है, ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, यहां पे बारिश हो रही है, ठीक है, ये हमारी रनिंग स्ट्रीम्स हो सकती हैं पानी की, ठीक है, पानी की रिवर्स एंड स्ट्रीम्स हैं। जो हमारी पानी की स्ट्रीम्स होती है ना, देयर न्यूट्रल इन नेचर। पानी में किसी भी तरीके का वो नॉर्मल न्यूट्रल पानी होता है अपना, ठीक है। जो हमारा बारिश होती है, बारिश व्हेन वाटर फॉलिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर गेट्स, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या क्या है, एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है उसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब होता है एटमॉस्फेयर में सब कुछ। तो जैसे ये जो हमारा वाटरफॉल होगा, जब वाटरफॉल होगा तो वाटर फॉलिंग फ्रॉम द रेनफॉल विल गेट डिसॉल्व्ड इन द कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो हमारा जनरल एटमॉस्फेयर होता है उसमें क्या क्या होता है, बेसिक जो हमारे गैसेस होते हैं कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 और ऑक्सीजन है, ये होता है भाई हमारे कंपोजिशन होता है एटमॉस्फेयर का। जब बारिश हो रही होगी तो द फॉलिंग रेन विल गेट डिसॉल्व्ड विद दीज सब्सटेंसेस, विद दीज मिनरल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से जो हमारा बरसात का पानी है वो डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसॉल्व होके वो पानी कैसा बन जाता है फिर, एसिडिक। बिल्कुल सही भाई, एक एसिडिक हो जाता है, लेकिन एसिडिक ना बहुत हार्श कंडीशंस में होते हैं, और फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अलग होता है। जो बेसिक दो मेन बनते हैं, बिल्कुल सही बोला कर रहा है, जो बेसिक दो बनते हैं वो बनते हैं हमारे कार्बोनेटेड वाटर बन जाता है, कार्बन से जो पानी वो हो रहा है, बारिश का जो पानी हो रहा है वो डिसॉल्व किससे हो रहा है, एटमॉस्फेयर के प्रेजेंट कार्बन से, कार्बन डाइऑक्साइड, और एटमॉस्फेयर के प्रेजेंट ऑक्सीजन से। तो पहला हमारा पानी वो कैसा बन जाएगा, कार्बोनेटेड, एंड सेकेंडली कैसा बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड।
अब हमें अब तक क्या पता था कि जो बारिश हो रही है, जो ये नदी है, जो ये स्ट्रीम है, ये तो न्यूट्रल था इसका पानी, लेकिन क्योंकि अब बारिश हुई और बारिश वाला पानी कैसे हो गया, डिसॉल्व हो गया एटमॉस्फेयर से, और उसने कैसे अपने आप को बना लिया, कार्बोनेटेड वाटर बन गया और ऑक्सीजनेटेड वाटर बन गया। अब जो बारिश हो रही है ये रिवर ही में तो जाएगा, स्ट्रीम्स में ही तो जाएगा, बारिश होके यहीं पे तो जाएगा ना, घुल तो जाएगा नहीं रह रहे आसमानों में। तो ये अब जो कार्बोनेटेड और ऑक्सीजनेटेड जो वाटर है ये इन स्ट्रीम्स में आ जाएगा। सो द वाटर प्रेजेंट इन द रिवर विल गेट कार्बोनेटेड, विल गेट ऑक्सीजनेटेड। और फिर जो यहाँ पे जो पत्थर थे, जैसे हमारे नॉर्मल एनवायरनमेंट जो पत्थर थे, पहले क्योंकि वाटर कैसा था, न्यूट्रल इन नेचर था, तो वो कुछ भी उखाड़ नहीं पाता था रॉक्स का, कुछ भी नहीं। लेकिन अब पानी कैसा बन गया है स्ट्रीम का, कार्बोनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। तो वो अब क्या कर पाएगा, अब वो कर पाएगा केमिकल रिएक्शंस प्रेजेंट इन द मिनरल्स ऑफ द रॉक। ठीक है, तो अब हमारे जो ये पत्थर रहेंगे इसके कोई भी, अब जो ये जो पानी है ये बिकॉज इट हैज बिकम कार्बोनेटेड, इट्स बिकम ऑक्सीजनेटेड, दिस विल बी, इसकी केमिकल पोटेंसी बहुत बढ़ गई टू डिकम्पोज द रॉक। ठीक है, बात समझ आएगा, ये कंप्लीट फंडा है आपका केमिकल डिकम्पोजिशन का। सही, केमिकल डिकम्पोजिशन ऐसी हो रहा है, एक और रन थ्रू भाई, कि हमारा बारिश का पानी है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बारिश का पानी हुआ, बारिश का पानी डिसॉल्व हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑक्सीजन में। रिवर था, रिवर का पानी पहले न्यूट्रल था वो, तो वो रॉक का कुछ खास वो नहीं कर पाता था, डिकम्पोज नहीं कर पाता था। लेकिन अब क्योंकि बारिश का पानी कार्बन से डिसॉल्व होकर, ऑक्सीजन से डिसॉल्व होकर कैसा बन गया, कार्बोनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। तो अब इसकी बिकॉज द वाटर हैज नाउ बिकम कार्बोनेटेड और ऑक्सीजनेटेड, उसकी केमिकल पोटेंसी बढ़ गई। तो अब जब ये पानी पत्थर से वो करेगा, कांटेक्ट करेगा, तो इट विल बी एबल टू फॉर्म केमिकल रिएक्शंस, जिससे जो रॉक है वो डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा था इन टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस में फर्दर 3 क्लासिफिकेशंस होती हैं प्रोसेसेस की। केमिकल रिएक्शंस और कैसे हो जाता है, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन हो जाता है, इसको हम कहते हैं, वो होता है ऑक्सीडेशन। अब देखो ये तो पढ़ लिया यार कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो कौन कौन से रहे हैं, ये भी तो बात है। पहला हो रहा है केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन, द सेकेंड वन इज हाइड्रेशन, एंड द थर्ड वन इज जो कार्बन डाइऑक्साइड वो हो रहा है, कार्बोनेशन। ठीक है, कार्बोनेशन। अब ये बेसिक 3 आप कह सकते हैं प्रिंसिपल प्रोसेसेस हैं ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब इन तीनों में पढ़ना है कि ये 3 केमिकल रिएक्शंस जनरली अब जो ये 3 प्रोसेसेस हैं, अब इन 3 प्रोसेसेस में क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन अगेन एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट बाय, मिनरल कैसा बन जाएगा, क्या फॉर्म करेगा, ऑक्साइड्स फॉर्म करेगा, जैसे नाम वो कर रहा है। ठीक है, द मिनरल विल गेट ऑल्टर्ड इनटू फॉर्मिंग ऑक्साइड्स। ठीक है, जैसा हमारा तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से क्या बनेगा, ऑक्साइड्स। ठीक है, इससे क्या बन रहा है हमारा, ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स जो होते हैं वो ज्यादातर किस में बनते हैं, आयरन बेयरिंग मिनरल्स में। ठीक है, जो हमारा ये रॉक था, अब इसमें अगर आयरन होगा तो ज्यादा इफेक्टिवली कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच द ऑल्टरेशन ऑफ मिनरल्स इज टेकिंग प्लेस इनटू ऑक्साइड्स। जो मिनरल प्रेजेंट है रॉक में, ठीक है, रॉक में बने मिनरल्स कैसे ऑल्टर होके क्या बन जा रहे हैं, क्या बना ले रहे हैं, ऑक्साइड्स। ठीक है, और ऑक्साइड्स होता ज्यादातर किसमें है, आयरन बेयरिंग मिनरल्स। ठीक है, जिनमें आयरन होता है वो मिनरल्स, जो जिन रॉक्स में आयरन होता है वो मिनरल्स ज्यादा आयरन बेयरिंग ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर किसमें होगा, आयरन बेयरिंग मिनरल्स में। ठीक है, आयरन बेयरिंग मिनरल्स के ये मेनली 2 अलग वो बना लेते हैं, क्या कहते हैं, रॉक्स, विच इज हेमोटाइट एंड लिमोनाइट। ठीक है, फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल, एक हो जाएगा हेमोटाइट एंड द सेकंड वन वुड बी लिमोनाइट। अब बात ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हेमोटाइट और लिमोनाइट जो बनता है ना इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से थ्रू आयरन बेयरिंग मिनरल्स, यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कलरिंग दैट वी सी इन द इरोडेड रॉक्स। जो एक वो है ना, जैसे एक कोई वो है, ये कोस्ट है। ठीक है, ये कोई भी बहुत बड़ी कोस्ट है, कोस्ट में हम पत्थर देखते हैं ना, पत्थरों में कभी कभार ब्राउन टेंट, येलो टेंट, रेड टेंट जो होता है वो इसकी वजह से होता है। तो एक बात ध्यान रखनी है, जो केमिकल प्रोसेस है ऑक्सीडेशन, इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन द मिनरल ऑल्टरेशन विल टेक प्लेस, और मिनरल कैसा बन जाएगा, ऑक्साइड बना लेगा। और ये ज्यादा इफेक्टिवली किसमें होता है, आयरन बेयरिंग मिनरल्स में। आयरन बेयरिंग मिनरल्स में जब होता है तो आयरन बेयरिंग मिनरल बना क्या लेते हैं, हेमोटाइट एंड लिमोनाइट। हेमोटाइट एंड लिमोनाइट आर द बेसिक 2 कह सकते हैं कंपोनेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलरिंग टिंट्स ऑफ द रॉक।
जो हम ईस्ट कोस्ट में हमने यार येलो टेंट तो देखा ही देखा होगा, जो समुद्र होता है ना, समुद्र किनारे में बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उन बड़े पत्थर में अगर करोजन का जो वो होता है वो फेस देखोगे तो वो उसमें कोई येलो टेंट होगा, उसमें एक रेड टेंट सा दिखेगा, वो होता है थ्रू ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जो इससे ऑक्सीडेशन से ऑक्साइड होकर आयरन बन के हेमेटाइट और लेमनाइट बन रहा है, वो चीफ कलरिंग एजेंट होगा रॉक्स में। ठीक है, वही कलर प्रोवाइड करता है रेड, आपका रेड टेंट, येलो टेंट एंड अलग जो हमारे ब्राउन टेंट, ये मेन 3 टेंट्स होते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा प्रोसेस क्या है? हाइड्रेशन। पहला हो गया भाई केमिकल रिएक्शन, सबको एकदम सेट। अब दूसरा है दूसरा है हाइड्रेशन। अगेन एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, इस बार जो मिनरल, इस बार अब जो वो है क्या कहते हैं मिनरल, हमारा जो रॉक है उसमें मिनरल क्या हो जाएगा दिस टाइम? द ऑल्ट्रेशन ऑफ मिनरल विल टेक प्लेस विद द एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन भाई पानी वो होता है, हाइड्रेट करना क्या हो जाता है? एडिशन ऑफ वाटर। तो जो हमारे मिनरल्स होंगे उसमें बेसिकली क्या ऐड हो जाएगा? वाटर। ठीक है, हाइड्रेशन में। सही। अब भाई सुनना, अब वाटर का अब इसका सीन क्या बन रहा है कोई, अब इसका वो क्या हो रहा है हाइड्रेशन में बेसिकली। मैं अब हमने यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन था, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ज्यादा इफेक्टिव किस में था? जिन मिनरल्स के पास कौन सा वो है मिनरल है? आयरन। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा वो रहता है ना, जैसे इसी रॉक में फॉर इंस्टेंस अब बन गया, इसमें था सिलिकन। ठीक है, इसमें सिलिकन था, तो जब हाइड्रेशन होगा ना, थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन, अब इस रॉक से बेसिकली क्या बन जाएगा? हाइड्रस सिलिकन सल्फेट्स और फॉस्फेट्स। ठीक है, जैसे पहले वो बना था आयरन बेरिंग मिनरल्स में क्या बन गया था? हेमोटाइट और लेमिनाइट, वैसे इस बार क्या बनेगा? इस बार बनेगा हाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। ठीक है, हाँ एक ही कहते हैं मिनरल, एक उसके अंदर कहते हैं आयरन और दोनों प्रेजेंट होंगे, तो दोनों एक ही से बने। बिल्कुल, ये चलो यार, ये बहुत अच्छा था। ये मॉन्डल सर ने पूरी एक क्लास लगाई थी समझाने में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेसिकली क्या है? एक ही रॉक में क्या मल्टीपल मिनरल्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो एक ही रहेगा? ठीक है, रॉक और दूसरा क्या है? मिनरल। अगर फोकस करा जाए, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन एकदम बताई थी। ठीक है, रॉक्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर मिनरल्स। ठीक है, जो रॉक होता है, ये पत्थर बनता ही कैसे? जब 2 और ज्यादा मिनरल्स आपस में कंबाइन टुगेदर करते हैं, वो तभी क्या फॉर्म करते हैं? रॉक। वेयरएज मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स कैसे फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? बिल्कुल अनडाइल्यूटेड, बिल्कुल किसी से मिले जुले नहीं। ये बेसिक फर्क था। तो बिल्कुल अश्कार भाई, जो एक ही रॉक होगा उसमें मल्टीपल प्रेजेंट होते हैं, ये तो 2 उसमें बहुत होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि रॉक की बेसिक डेफिनेशन ही क्या होती है? इट इज मेड अप ऑफ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ 2 और मल्टीपल मिनरल्स। ये बना ही होता है मल्टीपल मिनरल्स। तो जाहिर सी बात है भाई, इसमें आयरन भी होगा, सिलिकन भी होगा। अभी तो हम कार्बोनेशन में पढ़ेंगे, कार्बोनेशन में इसमें फिर क्या प्रेजेंट होगा अलग, और उसमें अलग अपने इसके मिनरल्स। ठीक है, तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन हमने क्या पढ़ा था? अब इसमें एल्यूमिनियम होगा, वो बेसिकली क्या बना लेगा? हाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। वो क्या बना लेगा अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन के थ्रू? हाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। ठीक है, इसका जो अब वो रहता है, इसका जो बेसिक वो रहता है, क्या कहते हैं, जैसे हमने जाना शुरुआत की पहली जो वो थी ऑक्सीडेशन था। ऑक्सीडेशन में आयरन ने ऑक्साइड बनाया था, जिसकी वजह से हेमेटाइट और लेमनाइट बना था। इसमें जो होता है ऑक्सीडेशन के बाद वो रहता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन से भाई जो चीजें बनती हैं एग्जैक्टली यार, सही सी बात है, रट के नहीं बैठा हूं पूरी तरह। ठीक है, ये नोट्स वो हो जाएंगे तो देख लेना उसमें। इसमें ऑलिवाइन जो होता है ना, ऑलिवाइन क्या बन जाता है इससे? इसमें जो हमारे मिनरल्स रहते हैं ऑलिवाइन विल गेट चेंज्ड इनटू सर्पेंटाइन, और दूसरा चेंज एक और क्या होता है? बायोटाइट एंड अदर फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स विल ब्रोक डाउन इनटू क्लोराइड्स। ठीक है, जो बायोटाइट और फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स होंगे वो क्या बन जाएंगे? क्लोराइड्स। सही, इतनी कहानी थी भाई इस टोटल आपके हाइड्रेशन की। अब तीसरा और आखिरी हमारा रहेगा कार्बोनेशन। ठीक है, अब जो कार्बोनेशन भाई आखिरी हमारा केमिकल प्रोसेस रहा है। ठीक है, अब कार्बोनेशन दी मोस्ट सिंपल है। कार्बोनेशन इज बेसिकली द फॉर्मेशन द ऑल्ट्रेशन ऑफ मिनरल्स इनटू सोल्यूबल सॉल्ट्स। ठीक है, अब सुनना, सबसे पहले क्या हुआ था ऑक्सीडेशन प्रोसेस में? क्या हुआ था ऑक्सीडेशन में? हमने देखा था जो रॉक था उसके मिनरल्स ऑल्टर करके क्या बना ले रहे हैं? ऑक्साइड्स। ये ज्यादा इफेक्टिव किसमें है? आयरन बेरिंग मिनरल्स में, जो बेसिकली क्या बना देते हैं? हेमोटाइट और लेमिनाइट, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कलरिंग फैक्टर ऑफ द रॉक्स। हमने दूसरे में क्या देखा? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन हमने क्या देखा? हाइड्रेशन इज द प्रोसेस इन विच the alteration of minerals takes place with the addition of water. बेसिकली क्या हो रहा है? मिनरल्स में पानी ऐड हो रहा है। इसमें सिलिका था, नॉर्मली प्रेजेंट था, अब वो क्या बन गया?
हाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट्स में ट्रांसफर हो गया वो, जिसकी वजह से क्या बना, जो हमारा ओलिवाइन था वो क्या बन गया, सर्पेंटाइन। जो हमारा बायोटाइट और अदर फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स थे वो क्या बन गया, क्लोराइड्स। ठीक है, वैसे ही आखिरी में हमारा कार्बोनेशन है। कार्बोनेशन में अब क्या होता है, इन कार्बोनेशन द प्रोसेस इन विच द ऑल्टरेशन ऑफ मिनरल्स फॉर्म सॉल्युबल सॉल्ट्स। इससे क्या बनेगा, इसमें मिनरल्स ऑल्टर करके क्या बन जाएंगे, सॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, इसमें बन जाएंगे भाई सॉल्युबल सॉल्ट्स। सॉल्युबल सॉल्ट्स बेसिकली क्या होते हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और ये अभी बहुत क्लियर कर लो ये, क्योंकि बेसिक टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल होता है जियोलॉजी के। ठीक है, सॉल्यूशन और दूसरा वर्ड विच आई वुड से इज सस्पेंशन। ये बहुत वर्ड इस्तेमाल होंगे अभी, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर यूज वर्ड्स हैं लिटरली, क्योंकि ये बेसिक टर्मिनोलॉजी में आता है। सॉल्यूशन और सस्पेंशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम बेसिक अपनी ही वही लें, क्या कहते हैं 10th क्लास के लिए, सॉल्यूशन इज द सब्सटेंस विच इज होमोजेनस। ठीक है, जो पार्टिकल्स हमारे डिसॉल्व पानी में होते हैं वो कैसे, वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। Whereas जो दूसरा है सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या होता है, कोलॉइडल पार्टिकल होता है, उसमें क्या रहेगा, मिक्स होगा, क्या सेपरेट रहेगा। ठीक है, हेट्रोजेनस रहेगा। तो यार ये बिल्कुल याद रखना कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या रहेगा, जो भी हमारे मिनरल से जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वाटर में वो क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। सॉल्युबल है वो, डिसॉल्व हो सकते हैं पानी में। लेकिन दूसरा क्या है, सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन आर कोलॉइडल सब्सटेंसेस। कोलॉइड सस्पेंशन जो पार्टिकल है पानी में वो डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सही। तो हमारा अब जब मैं कार्बोनेशन में ये बता रहा हूं, कार्बोनेशन क्या बता रहा है, क्या बना रहा है, द प्रोसेस इन विच द ऑल्टरेशन ऑफ मिनरल्स इज टेकिंग प्लेस एंड फॉर्मिंग सॉल्युबल सॉल्ट्स। वो सॉल्ट्स जो क्या है, कैसे हैं, सॉल्युबल हैं। सॉल्युबल क्या होते हैं, जो पानी में डिसॉल्व हो जाएं। तो बेसिकली ये बाय द प्रोसेस ऑफ कार्बोनेशन क्या बना रहा है, ये वो सॉल्ट बना रहा है जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सोडियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे यार जितने भी आपके सॉल्ट होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, एकदम बेसिक ये तीन है। ठीक है, इसी का मैं बस ये आगे चल के अभी हमें क्या पढ़ना रहेगा, आगे चल के अभी मेन जो इसके टॉपिक्स हैं आखिर में वो हो जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, वो आगे की चीज़ है। खैर इसकी ही वजह से ना हमें पता है ना सबको, समंदर में क्या मिलता है, समंदर के जो डेप्थ उसमें क्या मिलता है, रॉक सॉल्ट्स मिलते हैं। जो सॉल्ट्स होते हैं उसके पत्थर मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं, क्योंकि जो हमारा जो केमिकल प्रोसेस था कार्बोनेशन, कार्बोनेशन से क्या बना, सॉल्युबल सॉल्ट्स। यही मैम बस आखिरी है मैम, लिटरली मैम, ओके मैम, कर लेंगे मैम, बिल्कुल मैम। दरवाजा बंद कर दिए प्लीज। अरे नहीं, कोई सीन नहीं, कोई वो नहीं। ठीक है, तो हमने एंड में क्या जाना, जो समुंदर होता है, समुंदर में बेसिकली क्या था, रॉक सॉल्ट्स होते हैं, बट जो सॉल्ट्स होते हैं उसके पत्थर मिलते हैं। वो बनते कैसे हैं, इससे द प्रोसेस ऑफ कार्बोनेशन। कार्बोनेशन हुआ, कार्बोनेशन से बेसिकली क्या बना, हमारा बना सॉल्युबल सॉल्ट। यही सॉल्युबल सॉल्ट जाके डिपॉजिट हो जाते हैं समुद्र के अंदर और क्या बना लेते हैं, रॉक सॉल्ट। सही, ये कंप्लीट आपका अब तक जो हमने पढ़ा है, इट कम्स इन द एग्जैक्ट कैटेगरी ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक था डिकम्पोजिशन वो यहीं तक है। और अब जो कवर करना रहेगा वो रहेगा डिसइंटीग्रेशन। और यहां पे मैं बिल्कुल गलत हूं, यहां पे एक बहुत ही वाइटल चीज अभी छोड़ दी गई है और एक चीज रह गई है अभी। एक चीज जानो यार, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ ली, ठीक है, अब तक जो पढ़ा गया है वो पढ़ा गया है ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन। तीनों प्रोसेसेस में एक चीज कॉमन थी। एक चीज कॉमन क्या है, हमेशा हर प्रोसेस का स्टार्टिंग कैसे हो रहा है, बाय द ऑल्टरेशन ऑफ मिनरल। ऑक्सीडेशन बाय द ऑल्टरेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स आर फॉर्मिंग ऑक्साइड। Hydration by the alteration of minerals, minerals are having in the addition of water. Carbonation by the alteration of minerals, minerals are forming soluble salts. ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे altered minerals हैं। ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है altered minerals जो हमारे हैं तो इसका दूसरा पार्ट भी तो होगा। जो दूसरा पार्ट होगा वो क्या होगा, अनऑल्टर्ड मिनरल्स। ठीक है, वो मिनरल्स जो हमारे डिसॉल्व या किसी भी तरीके से बाय वेदरिंग कुछ नहीं हो रहे, वो वैसे के वैसे ही हैं। ठीक है, तो हमारे इससे ना दो तरीके के, हमारी बेसिकली तीन कैटेगराइजेशन होती है। ठीक है, जो हमारी कंप्लीट डिकम्पोजिशन होती है, डिकम्पोजिशन से अलग तीन अलग मिनरल्स निकल के आते हैं। वो बस आखिरी बाय द एंड जान लेना है। ठीक है, ये सब समझ आ गया, सही यार। DMMO नहीं है, वो है
आसोलाल्कली, ठीक है, ये सब एग्जांपल्स जितने भी थे। चलो यार अभी ये जान लो, हो गया, चलिए यार ठीक है, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ने आ रहे थे, जो मिनरल की कैटेगराइजेशन है बेस्ड ऑन डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन से और कैसे हो सकती है, अभी पढ़ लिया जो हमने केमिकल और बायोलॉजिकल वो देखा, सब्सटेंस देखा। केमिकल बायोलॉजिकल से हमने ऑक्सीजन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन देखा। तीनों में देखा जो मिनरल्स थे वो कैसे क्या हो पा रहे हैं, ऑल्ट्रेशन हो रहा है, तीनों में ऑल्ट्रेशन हो रहा है। ऑल्ट्रेशन बन के क्या बन रहा है हमारा, बेसिकली सॉल्युबल सब्सटेंसेस एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, सस्पेंशन जो उसमें रहते हैं, ठीक है। तीसरा और हमारा आखिरी क्या बन जाएगा, अनऑल्टर्ड मिनरल्स। तो डिकम्पोजिशन से बेसिकली मिनरल्स कितने तरीके के बनते हैं। फर्स्ट जो हमारा बनता है वो कैसा बनता है, सॉल्युबल सब्सटेंसेस। दूसरा कैसा बनता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस का वही नाम रहता है सस्पेंशन। सेकंड रहता है इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, और तीसरा क्या बनता है, अनऑल्टर्ड मिनरल्स। अब इसका सीन क्या है, अनऑल्टर्ड मिनरल्स, ठीक है। अब देखो यार, हमने ये देख लिया सॉल्युबल सब्सटेंसेस, जैसे कार्बोनेशन से देखा। सॉल्युबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जो पानी में, एज द वर्ड सजेस्ट, सॉल्युबल है, ठीक है। पानी में कैसे हैं, सॉल्युबल है, पानी में घुल जाते हैं, और फिर बाय द एंड उनका डिपोजिशन कैसा होता है, बाय प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन के प्रोसेस से वो अलग हो लेते हैं। दूसरा है इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इनसॉल्युबल सब्सटेंस कैसा है, सब्सटेंसेस विच आर सस्पेंडेड, सब्सटेंसेस विच आर कोलॉइडल, जो बेसिकली पानी में घुल नहीं रहे, ठीक है। वो कैसे अलग होते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, वो डिपोजिशन के थ्रू वो अलग हो जाते हैं। अब आगे चीज रहेगी। और तीसरा और आखिरी ये बहुत जरूरी, अनऑल्टर्ड मिनरल्स। इसके एग्जांपल्स और हम और ले लिए जाए। सॉल्युबल सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स क्या होंगे, जितने भी हमारे कार्बोनेशन में होंगे, ऑल द सॉल्ट्स विच आर कंटेनिंग पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सारे हमारे किसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, सॉल्युबल सब्सटेंसेस के। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, जितने भी हमारे हाइड्रेशन से बने थे ना, हाइड्रेशन से क्या हुआ था, ऑल्ट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन बाय विच मिनरल्स आर हैविंग एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर से क्या हो गया था, सिलिका से क्या बन गया था, वो हाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिका। जितने भी ये सब हमारे ऑक्सीडेशन के, वो किस में आ जाएंगे, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस है। इनसॉल्युबल में कौन से आ गए, हाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, और दूसरा क्या आ जाएगा, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स, ठीक है। ये हमारे किस में आ जाएंगे, इनसॉल्युबल में, जो पानी में मिलते नहीं है। और तीसरे और आखिरी अनऑल्टर्ड मिनरल्स। अनऑल्टर्ड मिनरल्स वो हैं जिनमें केमिकल डिकम्पोजिशन या डिसइंटीग्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, ये कैसे हैं, अनऑल्टर्ड हैं, अनहिंज्ड हैं। ये इसमें क्या किया जाता है, ये बहुत कॉमन है हमारा। इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, क्वार्ट्ज, ज़ाइक्रोन और बेसिकली मस्कोवाइट, जो हमारा क्या बनाता है, जो हमारा बनाता है माइका फ्लेक्स। देखो यार, इसको समझना, अनऑल्टर्ड मिनरल्स बेसिकली वो है ना जिनमें बेसिकली दो की कंपोनेंट्स हैं। ये केमिकली सिंपलर होते हैं, तो ये केमिकल रिएक्शंस नहीं करते हैं भाई। अब यार अगर डिकम्पोजिशन होना है, डिकम्पोजिशन के लिए जो हमने यहाँ पे रॉक ली थी, रॉक में मिनरल भी तो वैसा होना चाहिए जो केमिकली रिएक्ट करेगा। तो हमारे जो ये होते हैं क्वार्ट्ज का, आप देखिए ज़ाइक्रोन, मस्कोवाइट जो बनाता है माइका फ्लेक्स, ये केमिकली सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं। दूसरी चीज, ये रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। इनमें रेजिडेंट कह रहा हूं, ये रेजिस्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस को हमारे, क्योंकि जाहिर सी बात है केमिकल सिंपलर होते हैं। सही, इनके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे आपके, क्वार्ट्ज, ज़ाइक्रोन और माइका फ्लेक्स। तो ये तीन अलग तरीके की कैटेगराइजेशन होती है ऑफ डिकम्पोजिशन। सही, यहां पे अब कंप्लीट भाई डिकम्पोजिशन हो चुकी है, कंप्लीट। अब जो आखिरी जो बचेगी यार, वो हमारी क्या रहेगी, अब जो हमारा प्रोसेस रहेगा ये डिकम्पोजिशन का हो गया, अब रहेगा हमारा फाइनली डिसइंटीग्रेशन का। डिसइंटीग्रेशन हमने पहले जान ली थी, डिसइंटीग्रेशन कैसे होती है, इट इज मैकेनिकल एंड फिजिकल इन नेचर। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब कोई चीज मैकेनिकल और फिजिकल है, उसमें केमिकल रिएक्शंस का या बायोलॉजिकल रिएक्शंस का कोई सीन नहीं होने वाला। तो जो डिसइंटीग्रेशन है, इट इज फार मच सिंपलर देन डिकम्पोजिशन। और डिसइंटीग्रेशन की बेसिकली बस गिनती की 5 से 6 कॉजेस हैं कि डिसइंटीग्रेट हो रही है, ठीक है। मैकेनिकल फिजिकली जो रॉक्स हैं वो टूट रहे हैं, तो टूट कैसे रहे हैं, 5-6 कॉजेस कैसे हैं, ठीक है। जैसे आज वो पढ़ा था ना, कॉजेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन क्यों हो रहा है, सर ने 9-10 बताए थे, वैसी गिनती की 5-6 हैं बस। सही, अब वो जान लो यार। पहली बात तो यार ये जान लो कि डिसइंटीग्रेशन के बस मेन ये 2 पॉइंट्स है स्टार्टिंग के। इन हाई माउंटेनियस डेजर्ट रीजन्स जो हमारा प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन होता है, स्टार्टिंग में डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन में मेन जो 2 फर्क होते हैं ना, जो डिकम्पोजिशन होता है वो कहां होता है, वो हमारा होता है हॉट क्लाइमेटिक रीजन्स में, ठीक है। जो हमारा डिसइंटीग्रेशन होता है वो कहां होता है,
एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरमेंट्स में, पोलर एकदम उसमें, ठीक है। तो ये मेन फर्क होता है दोनों में, क्योंकि अब ये चीज हमें फैक्ट पता चली कि जो डिकम्पोजिशन प्रोसेसेस हैं वो कैसे हो रहे हैं वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन में, क्योंकि जाहिर सी बात है वार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस में ही इट गिव्स राइज टू केमिकल रिएक्शंस। हमने केमिकल रिएक्शन में कैटालिसिस में पहले ही पढ़ रखा है, द मोर यू इंक्रीज द टेम्परेचर द मोर केमिकल रिएक्शन पोटेंसी इंक्रीजेस। भाई जाहिर सी बात है, अब तुम वहां पे चले जाओगे नॉर्थ साउथ पोल या बहुत वैसे इलाके में, वो क्या हो रही है, टेम्परेचर क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। तो जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो क्या केमिकल रिएक्शन की पोटेंसी कैसी हो जाएगी, कम। तो हमारी जो डिसइंटीग्रेशन होता है उसमें केमिकल रिएक्शन इस वजह से होता है, इस वजह से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डिसइंटीग्रेशन कहां हो रहा होता है, कोल्ड एनवायरमेंट्स में, ठीक है, माउंटेन टॉप्स में, इस जगह डिसइंटीग्रेशन होता है। और डिकम्पोजिशन कहां हो रहा होता है, वार्म एनवायरमेंट्स में, ठीक है। ये बेसिक एकदम फर्क पता चला। दूसरी चीज हमारा जो फर्क होता है विच इज इन हाई स्लो डाउन डिसइंटीग्रेशन डोमिनेंट मोड ऑफ रिएक्शन, हाँ इन हाई माउंटेनियस डेजर्ट रीजन्स। हाँ दूसरी चीज जो हमारी होती है, ठीक है यार, अब ये पता चल गया कि हमारा वार्म क्लाइमेटिक और जो वार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस और दूसरे क्या होता है कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। व्हाट अबाउट डेजर्ट रीजन्स? डेजर्ट रीजन्स में भी तो पत्थर होते हैं बड़े बड़े एकदम वैसे उस टाइप के। डेजर्ट रीजन्स में क्या हो रहा है, डेजर्ट रीजन्स में हमें एकदम नॉर्मली वैसे पता है, डेजर्ट में जो पानी होता है, जो भी हमारा वेदरिंग एजेंट होता है, बिकॉज ऑफ द हीट, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर गायब हो लेता है। तो जो डिकम्पोजिशन होता है उसमें भी डेजर्ट में वो थ्रू डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है, ठीक है। वो किससे ही होता है, डिसइंटीग्रेशन से। अब होता कैसे, वो हम 5 कॉजेज अभी देखने वाले हैं। तो दो हमने चीज स्टार्टिंग बेसिक बेस लाइन क्या पढ़ ली अभी, वो हमने जान ली कि डिकम्पोजिशन वार्म एरियाज में होता है, डिसइंटीग्रेशन कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में होता है। डिसइंटीग्रेशन होने का सीन ये होता है, क्यों? क्योंकि डिसइंटीग्रेशन हो क्यों रहा है, क्योंकि डिकम्पोजिशन के लिए आपको केमिकल पोटेंसी चाहिए, आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, आपको वार्म एरिया वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, जो डिसइंटीग्रेशन के जो जगह है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसी के लिए टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, बहुत लो टेम्परेचर एरिया है, इसी के लिए वहां पे केमिकल पोटेंसी बहुत कम है। और दूसरी चीज जो बचा वो क्या बचा, डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया में क्या हो जा रहा है, जो हमारे जो भी वेदरिंग एजेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो पानी रहता है वो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट होता है। इसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन ही ज्यादा डोमिनेंट मोड ऑफ वो रहता है, वेदरिंग होता है इन डेजर्ट रीजन्स, ठीक है। जो टेम्परेचर डेजर्ट में रहता है उससे कम होगा जब भी डिकम्पोजिशन होगी, अदरवाइज डिसइंटीग्रेशन होगी। जो डेजर्ट है, डेजर्ट में भी देखो हमने अभी क्या जाना, हमने अभी बेसिकली क्या जाना था पूरे डिकम्पोजिशन में, एकदम वैसे 1 सेकंड में मैं समराइज करता हूँ। डिकम्पोजिशन में क्या जाना था, हमेशा जो मेन एजेंट्स होते हैं ना, प्रिंसिपल एजेंट्स जो होते हैं वेदरिंग के, वो 2 कौन से होते हैं। अरे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब मैंने उसमें वो कर रखा है, नोट्स में कंप्लीटली मेंशन्ड है, आप लोग गो थ्रू करेंगे सबको सब पता चल जाएगा। जो प्रिंसिपल एजेंट्स ऑफ डिकम्पोजिशन होते हैं, ये नहीं मोर लाइक प्रिंसिपल एजेंट्स ऑफ वेदरिंग, वो 2 कौन से होते हैं, या तो वाटर या तो एयर, ठीक है। डिकम्पोजिशन में हमने थ्रू आउट देखा क्या हो रहा था, इन्वायरमेंट था, इन्वायरमेंट में पत्थर था, उसमें क्या था, एक स्ट्रीम थी पानी की, वो पानी की स्ट्रीम थी जो बार बार ये केमिकल रिएक्शंस करवा रही है, ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रेशन हो गया और कार्बोनेशन हो गया। लेकिन डेजर्ट में क्या होता है, क्या नदियां मिलती हैं डेजर्ट में, रेगिस्तानों में नदियां तो मिल नहीं रही, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो वो जो नदी है वहां का पानी सूख गया है। तो जो मेन, भाई तुमने इसको तो एलिमिनेट कर दिया, वाटर तो कट लिया ना, वाटर तो बचा ही नहीं इसके लिए डिकम्पोजिशन के लिए। तो दूसरी हमारे पास क्या खाली चीज बची, एयर। जो खाली प्रिंसिपल एजेंट हमारे पास बचा वो बचा एयर इन डेजर्ट रीजन्स। और वो डिसइंटीग्रेशन थ्रू एयर होता कैसे, वो हम 5 कॉजेज में पढ़ेंगे। सही, 2 ही पॉइंट्स हो गए। अब मेनली आखिरी चीज आ गई, द 5 to 6 कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन अब हो रहा है तो वो कैसे रहा है, ठीक है। द वेरी फर्स्ट इज द वेरिंग टेम्परेचर ऑफ रीजन्स। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, जो हम मैंने एकदम बेस लाइन निकाल सकते हैं, 5 से 6 कॉजेज यहां पे लिख दिए जाए यार बहुत तेज से। जो सबसे पहले आ जाएगा डिसइंटीग्रेशन का, वो पहला क्या आ जाएगा, वेरिंग टेम्परेचर, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन बेसिकली कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारा डिकम्पोजिशन कैसे एरियाज में हो रहा था, हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस में, और डिसइंटीग्रेशन कैसे हो रहा है, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में। तो एक बहुत बड़ा वेराइटी वो हो गया ना, वेरिएबल आ गया किसका, टेम्परेचर का। तो जो ये वेरिंग टेम्परेचर होता है इन बोथ द रीजन्स, ये बहुत बड़ा एक कॉज होता है ऑफ डिसइंटीग्रेशन। हमने ये चीज देख रखी है यार, जो पत्थर होता है ना, जो किसी भी तरीके की होती है, पक्का देखी भी होगी, जो पत्थर होता है उस पर थ्रू मेनी जियोलॉजिकल पीरियड्स, क्योंकि जाहिर सी बात है एक चीज ये एकदम बेसलाइन अंडरस्टैंडेबल है यार, जो ये प्रोसेसेस हो रहे हैं ना, ये 1-2 दिन में, 1-2 हफ्ते, महीने, 1-2 साल, 1-2 उसमें नहीं हो रहे हैं, ये हो रहे हैं इन मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। ये उसमें वो हो रहा है। तो मैंने जो ये वर्ड बोला ना,
अपॉन मेनी जियोलॉजिकल पीरियड्स ऑफ टाइम। तो इसका मतलब है मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स में। बेसिकली क्या होता है, पत्थर के ऊपर अगर कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो वो बेसिकली क्या, वो भी क्या पैदा कर देता है, क्रीक्स एंड क्रैक्स। जैसा हमने पहले देखा था ना कि जो एनवायरनमेंट था, एनवायरनमेंट में पेड़ था, एनवायरनमेंट जो पेड़ है उसके जो रूट्स हैं वो पैदा कर रहे हैं, क्रीक्स एंड क्रैक्स पैदा कर रहे हैं पत्थर में। वैसे ही डिसइंटीग्रेशन में थ्रू मेनी जियोलॉजिकल पीरियड्स अगर पत्थर पे स्ट्रेट सनलाइट बढ़ती रहेगी, आपकी टेम्परेचर हाई रहेगा, उसमें भी हमें एंड में जाके क्रीक्स एंड क्रेविसेस देखने को मिलेंगे। तो क्या हो गया, पत्थर टूटी तो गया क्योंकि क्रीक्स एंड क्रेविसेस बन गए, फिर से क्या बन गया, फिर से फिशर बन गया बेसिकली एक। सही, तो पहला कॉज क्या हो गया, वेरिंग टेम्परेचर। दूसरा कॉज हमारा रहता है हमारा द फ्रीजिंग ऑफ वाटर इन फिशर्स। ठीक है, अब हमारा अगर हाई उसमें अगर देखा जाए, क्या कहते हैं, हाई, इसे डिसइंटीग्रेशन में पहले जान लिया, हाई लो क्लाइमेटिक कंडीशंस में होता है। अब यहां हमारा कोई ग्लेशियर है, ठीक है, ग्लेशियर में वही चीज हुई, सन आया, टेम्परेचर हमने थोड़ा सा वो, तो उसमें भी क्रैक्स वो आए, पैदा हुए उसमें, ठीक है, क्रैक्स, ठीक है। पत्थर जो ग्लेशियर था उसका पत्थर टूट गया, लेकिन फिर नाइट फॉल में क्या होता है, वो पत्थर कैसे वापस से क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। तो जो ये वापस से प्रोसेस होता है ना कि पत्थर टूट के उसके अंदर वापस से पानी जम गया, इसकी वजह से और क्या हो जाता है, थ्रू फर्दर डिसइंटीग्रेशन होता है। और यही इफ्तिखार सर ने बहुत वो भी करा था कि ये बेस लाइन, ये बस एक जरा सा टैंजेंट पे लेते हैं अगर याद है तो यार, जो लावा और वाटर होता है, ठीक है, जो पानी होता है, पानी को हमने एक बॉटल में फिल करा, ठीक है, पानी कैसा, किस उसमें क्या कह सकते हैं, लिक्विड स्टेट में, स्टेट यार, ठीक है, वो नहीं, लिक्विड स्टेट में, लिक्विड से कैसे स्टेट में जा रहा है, सॉलिड स्टेट में। तो एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अरे यार वो कर दिया, चलिए कोई नहीं। सर ने सबसे पहले पूछा था लावा का लेके, सबसे पहले ये मैंने वो कर दिया, सबसे पहले सर ने पूछा था लावा है, ठीक है। जब लावा जो होती है, जो लावा वो होगी सॉलिड स्टेट में आएगी, लावा किसमें, इसमें लिक्विड स्टेट में होती है, मोल्टन लावा लिक्विड स्टेट में होती है, लावा लिक्विड से किसमें जा रही है, सॉलिड में। तो एक्सपेंशन हो गया या कंप्रेशन होगा, लावा में कंप्रेशन होता है, ठीक है। जब लावा में, लावा से पत्थर बनता है ना, सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड बनता है, तो वहां कंप्रेशन होता है इन केस ऑफ लावा। सर ने हमें पढ़ाते हुए, इफ्तिखार सर ने ये बताया था, तो हमें लगा भाई अब ये इस लिक्विड में हो रहा है, हर में होता होगा। फिर सर ने एग्जांपल दिया वाटर का पूछा कि वाटर किसमें, लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड से हम क्या ऐसे कर देना, इसको मैं जमा दूं डिफ्यूजर में, सॉलिड कर दूं, तो अभी भी क्या होगा, अभी भी कंप्रेशन ही होगा। तो सर कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन होगा क्या, लिक्विड H2O is the only liquid substance, is the only state in which upon going into the state of solid expansion takes place, ठीक है। लावा की तरह लिक्विड से सॉलिड में जाते हुए कंप्रेशन नहीं होगा। वाटर का क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड में जाके एक्सपेंशन होगा। सही, ये बहुत बहुत कर रही चीज थी यार जो सर ने सब बताई थी। तो वाटर के केस में लिक्विड सॉलिड में होगा, ये साइड नोट था, ये क्यों बताया गया। वैसे ही सेम सीन, अब पत्थर है, अब ग्लेशियर था, ग्लेशियर में टेम्परेचर की वजह से क्या आ गया, क्रीक्स एंड क्रैक्स आ गए। फिर क्या हुआ, उसमें पानी सीपन करेगा ना भाई, वहां तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है नहीं वो करने के लिए, पानी सीपन करा, पानी घुस गया, इसमें ग्लेशियर था, इसमें ये फिशर्स बन गए, अब इसमें पानी घुस गया। अब पानी नाइटफॉल में क्या होगा, जम जाएगा, और जमने में हमें पता है पानी क्या करता है, एक्सपैंड। तो इसकी वजह से जो रॉक है वो फर्दर डिसइंटीग्रेट हो जाएगी थ्रू मैकेनिकल, थ्रू फिजिकल मींस, और टूट जाएगी। सही, दूसरा हमारा ये हो गया, जो क्या बेसिकली क्या रहेगा, बाय फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा बाय फ्रीजिंग ऑफ वाटर। जो हमारी तीसरी अब जो कॉज है ऑफ डिसइंटीग्रेशन, दैट वुड बी, हाँ, अब जो अभी हमने पढ़ा कि अभी जो मैंने वैसे जनरली बताया था कि एक हमारे दो प्रिंसिपल एजेंट्स क्या थे, जो अभी बहुत सही तरीके से अशकार भाई ने पूछा था। प्रिंसिपल एजेंट्स वेदरिंग के कौन कौन से होते हैं, एक होता वाटर और एक था एयर। वाटर इज द वन ऑफ द मेन डोमिनेंट प्रिंसिपल एजेंट्स ऑफ वेदरिंग इन केस ऑफ डिकम्पोजिशन। लेकिन हमें पता है डिसइंटीग्रेशन में डिकम्पोजिशन का तो यार सीन है नहीं, और वहां पे अब जो डिसइंटीग्रेशन होगा वहां पे इन डेजर्ट रीजन, हम अभी एग्जैक्ट कौन से रीजन की बात कर रहे हैं, डेजर्ट रीजन की, ठीक है। डेजर्ट रीजन में पानी होगा, वहां तो नदियां बह रही हैं, ठीक है, रेगिस्तानों में नदियां नहीं होनी वहां पे, तो प्रिंसिपल एजेंट ऑफ वाटर इज कंप्लीटली कैंसल्ड, खाली क्या बचा, एयर। अब डेजर्ट में डिसइंटीग्रेशन कैसे हो रहा है पत्थर का, पत्थर कैसे टूट रहे हैं, जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है पत्थर का,
सैंड, डेजर्ट रीजन में, डेजर्ट एरियाज में, डेजर्ट में सैंड होता है, वो जो सैंड है वो जो हवा जब चलेगी तो वो कंप्लीट सैंड पार्टिकल्स को लेके चलती है। वो जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो थ्रू मैकेनिकल फोर्सेस लगाते हैं पत्थर पे, क्योंकि यार जाहिर सी बात है, मैं ही अगर एक मुट्ठी पत्थर ली जाए, एक मुट्ठी पत्थर कह रहा हूं, एक वैसे एकदम सैंड भरा जाए और बहुत ही हवा जब चलती है तो बहुत स्टॉर्म वो होती है उसमें, वहां पे तो वो बहुत ही फोर्स से फेंकी जाए तो एकदम दर्द होता है ना, एकदम लगती है गंदी वाली एकदम। और वही चीज पत्थर के साथ थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड्स हो रहा है, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स से हो रहा है। तो बेसिकली क्या होगा, डेजर्ट रीजन्स में डिसइंटीग्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि जो वहां का एटमॉस्फेयर है, वहां पे वाटर तो बचा नहीं प्रिंसिपल एजेंट में, वहां क्या बचा? एयर, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर अपने साथ क्या लेके चलती है? सैंड ग्रेन्स, और वो सैंड पत्थर पे लगता है और मैकेनिकल फिजिकल मीन से डिसइंटीग्रेशन होता है। सही भाई? तो तीसरा हमारा हो गया डिसइंटीग्रेशन थ्रू विंड और एटमॉस्फेयर कैरिंग सैंड। डिसइंटीग्रेशन थ्रू, अरे इसमें है डिसइंटीग्रेशन थ्रू विंड कैरिंग सैंड, ठीक है, इतना अब वो नहीं है। चौथा कवर करते हैं, ग्लेशियर्स में प्लग एंड रीड बोल्डर्स एंड फॉल इनटू द डेड ओशन। चौथा हमारा ये रहेगा, अब हम किस पे फोकस कर रहे हैं? अब तक हमने किस पे फोकस कर लिया? डेजर्ट का पता चल गया। वेरिंग टेम्परेचर हर जगह के लिए, वेरिंग टेम्परेचर ने क्या जाना था, अगर टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो वो भी माइक्रो, जैसे पेड़ के रूट्स कर रहे थे, वो भी थ्रू जियोलॉजिकल टाइम्स क्रीक्स एंड क्रेविसेस पैदा कर देंगे। दूसरा था फ्रीजिंग ऑफ वाटर, क्रीक्स एंड क्रेविसेस पैदा हो गए, पानी गया, इसमें कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में पानी क्या हो गया? जम गया। वाटर अपॉन चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, वो हो गया। तीसरा हमने पढ़ लिया। चौथा जो रहता है अब वो क्या है? ग्लेशियर्स ही केस में। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्लेशियर्स की। ग्लेशियर में बेसिकली क्या होता है, जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में मजाक में डिस्कस करा, सिंपल है यार, जो ग्लेशियर है बहुत जो इसके बर्फ के बड़े बड़े चट्टान पत्थर हैं, दोज आर कॉल्ड बेसिकली ग्लेशियर्स। अब वो जाहिर सी बात है यार, अब ये अगर इतना बड़ा ग्लेशियर था तो ऐसा नहीं ग्लेशियर है तो परफेक्ट ग्लेशियर ही रहेगा, पूरी तरह टूटेगा ये, तो ये टूटेगा और बाय मैकेनिकल और फिजिकल मींस एकदम, और जो पत्थर हैं, जो इसमें जो रॉक्स थे, हमारे मिनरल्स थे जो फ्रोजन है। यार एक बात बताऊं, सुनना, अगर ये वो हो रहा हो, मैं ग्लेशियर बोल रहा हूं ना, तो यहाँ ग्लेशियर का मतलब जमा हुआ पानी की बात नहीं चल रही है, हम यहाँ पे फोकस किस पे कर रहे हैं? जो रॉक है, क्योंकि जो ग्लेशियर्स है ना, जो पत्थर है, पत्थर जम गया है ग्लेशियर के अंदर, हम उस पत्थर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा, ठीक है? तो हम बात किसकी कर रहे हैं? पानी की, बर्फ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्लेशियर में जिसमें रॉक जमा हुआ है। तो उसमें बेसिकली क्या हुआ? ग्लेशियर्स टूटे, द प्लगिंग ऑफ ग्लेशियर्स थ्रू मैकेनिकल और फिजिकल मींस, पत्थर वैसे टूट गए आपस में टकरा के पूरी तरह। तो कैसे हो गया? थ्रू चौथा पॉइंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कैसे हो गया? थ्रू ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लेशियर्स, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लेशियर्स, द पाउंडिंग ऑफ वेव्स में रिजल्ट इन डिसइंटीग्रेशन। यार ये तो एकदम सिंपल लाइन है भाई। अब जाहिर सी बात है यार, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वहां ऐसा भी नहीं है कि वहां पानी होता ही नहीं है, वहां पे भी रिवर्स है, वहां पे भी स्ट्रीम्स हैं, तो वहां की जो पानी की स्ट्रीम्स, अब ये पूरा ग्लेशियर्स है, ठीक है, यहां भी पानी की स्ट्रीम्स है, लेकिन ये पानी की स्ट्रीम्स कौन से कैसे रीजन में है? कोल्डर रीजन्स में। तो ऐसा नहीं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होने का, डिकम्पोजिशन होने लगेगा। यहाँ के भी वही सीन होता है, जो पाउंडिंग ऑफ वाटर होता है, पत्थर है उस पे एकदम हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर पे पानी एकदम एज अ वेव फॉर्म पाउंड कर रही है उसे। यहाँ का जो पत्थर है, पानी है, वो वेव्स होते हैं ना, वेव्स वापस लगे, फिर वापस लगे, ऐसे थ्रू मेनी जियोलॉजिकल पीरियड्स ऑफ टाइम अगेन डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक विल टेक प्लेस, ठीक है? जो पानी है वो फिजिकल मैकेनिकल अपने इस पे बार बार फोर्स लगाता रहेगा, तोड़ता रहेगा, और फिर इससे डिसइंटीग्रेशन होता रहता है। तो इसका एक और रीजन क्या बन गया? बाय पाउंडिंग ऑफ वाटर वेव्स, ठीक है? पाउंडिंग ऑफ, फिफ्थ हमारा क्या बन गया? पाउंडिंग ऑफ वाटर वेव्स। सही, इन द रूट्स ऑफ प्राइज ओपन। भाई ये था हमारा कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन के 5 कॉजेज, और यहां पे हमारा इनकम्प्लीटेंसी। वैसे यार देखो, मैं बहुत वो कर दूं यार, सही है। हमारा जैसे डिकम्पोजिशन में हमें पता है, डिकम्पोजिशन में 3 अलग हमें सब्सटेंसेस मिले थे। कौन कौन से? सॉल्युबल सब्सटेंसेस, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस एंड ऑल्टर्ड मिनरल्स। वैसे ही डिकम्पोजिशन में क्या क्या मिलते हैं? आर्को, सैंड, ग्रे वैक, और तीसरा हमारा होता है टैलस, स्क्री और ब्रेशिया। वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा वापस से, और अब वो नहीं है, बहुत ज्यादा लंबी वो भी हो गई, वीडियो बन जाएगी, इसी के लिए ये अगले टर्न पे, अगले इस पे कवर कर लेंगे, ठीक है? जैसे ही मैं वापस क्लियर कर दूं, डिकम्पोजिशन में ये तो 3 बने थे, वैसे ही डिसइंटीग्रेशन में भी बनते हैं 3 अलग मटेरियल, लेकिन वो अब हम अभी कवर नहीं कर रहे हैं, अगले टर्न पे करेंगे। बस एक चीज कर लीजिए यार बहुत तेजी से,
फाइनल जिसको हम कहते हैं, एक बहुत प्यारी एक बहुत रन थ्रू जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। चलो यार अभी कंप्लीट बेसिक 2 से 5 मिनट के अंदर रन थ्रू करते हैं कि जो भी अभी पढ़ा वो पढ़ा क्या, बस ये एंड में ये जरूर वो कर लो यार। सबसे पहले हमें पता है अभी तक हमने बात किसी कर रहे हैं यूनिट 3 में सेडिमेंट्री रॉक की। सेडिमेंट्री रॉक कौन से होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स आर रॉक्स विच आर फॉर्म्ड थ्रू मैकेनिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल एजेंसीज ऑफ वेदरिंग। ठीक है, इससे बनते हैं, जो कि हमने देख लिया पूरी तरह। अब इसमें 2 चीजें, बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंसीज जो होती हैं, बायोलॉजिकल और केमिकल जो प्रोसेसेस हैं वो किस में होते हैं? वो होते हैं डिकम्पोजिशन में। और मैकेनिकल और फिजिकल किस में होते हैं? वो होते हैं डिसइंटीग्रेशन में। ठीक है, अब भाई वेदरिंग 2 में डिवाइडेड हो गई है हमारी। 2 मेन प्रोसेसेस हैं जो वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक होता है डिकम्पोजिशन और एक होता है डिसइंटीग्रेशन। जो डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन फर्दर इज क्लासिफाइड इनटू मेन 2 प्रोसेसेस जो कि हमने पढ़ा, केमिकल डिकम्पोजिशन एंड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, पहला बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, दूसरा क्या था? केमिकल डिकम्पोजिशन। बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन में हमने पहले ही देखा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स जो रॉक, सबसे पहले जो एनवायरनमेंट है उसमें कोई पेड़ पौधे हैं, जो रूट्स होते हैं वो जो पत्थर है उसके अंदर क्रीक्स एंड क्रेविसेस पैदा कर देते हैं थ्रू देयर रूट्स। जो क्रीक्स एंड क्रेविसेस पैदा हुए हैं, ये जो पत्थर था, इसको जो यहाँ पे पेड़ लगा था उसके जो रूट्स थे उसने इसमें क्या पैदा कर दिए? फिशर्स पैदा कर दिए। क्या फिशर्स? फिशर्स क्या होते हैं? क्रीक्स एंड क्रेविसेस, गड्ढे पैदा कर दिए, छेद पैदा कर दिए इसके अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस एनवायरनमेंट में रह रहे थे वो उसके अंदर घुस गए और क्या करा? फर्दर डिकम्पोजिशन कर दिया। दूसरी चीज क्या होती है? थ्रू द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे पूरा फ्लोरा, यहाँ पे पूरा फौना ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब ये मरेगा तो ये मर के क्या बनाते हैं? एसिडिक एंड एल्कली कंपोस्टेबल मटेरियल, जो कि फर्दर डिकम्पोज करता है एनवायरनमेंट को। तो ये बेसिक चीज है बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन की, इतना ही है, इसमें इसके आगे कुछ नहीं होता है। इसमें हमने क्या जाना है? ये बेसिकली किससे हो रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और दूसरा किसमें हो रहा है? बाय द फिजिकल, बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा प्रोसेस क्या जाता है डिकम्पोजिशन के अंदर? केमिकल डिकम्पोजिशन। केमिकल डिकम्पोजिशन कैसे होते हैं? हमने इसका पूरी तरह एग्जांपल लिया था। एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या क्या है? एटमॉस्फेयर में हमारा क्या क्या मिक्स है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। ठीक है, जब बारिश हो रही होगी थ्रू रेनफॉल, जब बारिश होगी वो बारिश का पानी हमारे एटमॉस्फेयर के प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर के प्रेजेंट ऑक्सीजन से डिसॉल्व कर जाता है और क्या बना लेता है? कार्बोनेटेड वाटर, ऑक्सीजनेटेड वाटर। जो कार्बोनेटेड और ऑक्सीजनेटेड वाटर होते हैं वो फर्दर नदियों में जाके जो हमारे पत्थर होते हैं उसको डिसइंटीग्रेट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जो नदी का पानी था वो न्यूट्रल था, लेकिन अब नहीं रहा। अब कैसा बन गया? अब कार्बोनेटेड। अब कैसा बन गया? अब ऑक्सीजनेटेड, जिसमें वो केमिकल रिएक्शंस कर पाएगा पत्थर के साथ, पत्थर के अंदर के मिनरल्स के साथ बेसिकली। अब वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं कौन कौन से हैं? द वेरी फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन, सेकंड वन इज हाइड्रेशन, थर्ड वन इज कार्बोनेशन। पहला हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? द ऑल्ट्रेशन ऑफ मिनरल्स इनटू फॉर्मिंग ऑक्साइड्स। ठीक है, और ये ज्यादा इफेक्टिव किस में होता है? ज्यादा किस में पाया जाता है? आयरन बेरिंग मिनरल्स में। आयरन बेरिंग मिनरल्स में होता है, जाके बनाता क्या है? हेमेटाइट और लेमेनाइट। ठीक है, हेमेटाइट और लेमेनाइट बनाता है। इसकी खास बात क्या होती है? इट इज द कोर कलरिंग चीफ एजेंट इन इरोडेड रॉक्स। यही कलर प्रोवाइड करता है द टिंट ऑफ ब्राउन, रेड एंड येलो दैट वी सी। तो पहला हमें ऑक्सीडेशन में पता चल गया। ऑक्सीडेशन में मिनरल क्या बना ले रहा है? ऑक्साइड। ज्यादा किसमें होता है? आयरन में, आयरन बेरिंग मिनरल्स में, जो कि आगे चल के क्या बना लेते हैं? हेमेटाइट और लेमेनाइट। दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या है? जो मिनरल है, इट इज द ऑल्ट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन विच एडिशन ऑफ वाटर इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, पानी मिक्स हो रहा है मिनरल्स के साथ। तो जो हमारा रॉक था इसमें आयरन हमने देख लिया, आयरन का क्या सीन हुआ। अब हम अगर कोई सिलिका था तो सिलिका बेसिकली क्या बन गया? हाइड्रस सिलिका, हाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट्स बना लेगा वो। ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड कार्बन बना लेगा। ठीक है, वो इसके हमारे इससे हमें वो क्या बनते हैं? जो एंड प्रोडक्ट बना, एंड प्रोडक्ट से हमें मिलता है सबसे पहला बायोटाइट होता है। सबसे पहला ओलिवाइन हो रहा था। ओलिवाइन किसमें चेंज हो जाता है? सरपेंटाइन में। और दूसरा क्या होता है? बायोटाइट होता है। अदर फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स होते हैं जो कि किसमें वो जाते हैं? चेंज इन क्लोराइड्स में। ठीक है, तीसरा और आखिरी हमें मिला है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन सबसे सिंपल है यार। कार्बोनेशन इज द ऑल्ट्रेशन ऑफ मिनरल्स इनटू मेकिंग सॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट्स क्या है? एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट्स, सॉल्युबल। सॉल्युबल वो चीज होती है जो पानी में डिसॉल्व हो जाए। तो कार्बोनेशन से बेसिकली क्या बना? वो सॉल्ट जो पानी में डिसॉल्व हो गए, लाइक पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सारे जितने ये सब होते हैं। ठीक है, ये पूरा ये 3 हो गए केमिकल प्रोसेसेस में, केमिकल इसमें। इस पूरे डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से हमें बेसिक एंड में जाके 3 अलग तरीके के
सब्सटेंसेस, 3 अलग तरीके के मटेरियल्स मिलते हैं, विच आर द वेरी फर्स्ट सॉल्युबल सॉल्ट, जो कि हमने कार्बोनेशन में देख लिए, वो सॉल्ट जो भाई डिसइंटीग्रेट हुए, पानी में घुल गए। दूसरा हमें मिले इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कौन से? जो पानी में नहीं घुले। वो कैसे ट्रैवल करेंगे? वो थ्रू सस्पेंशन वो करेंगे, वो पानी में नहीं घुलेंगे। दूसरा हमारा, इसमें इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? हमारे हाइड्रेशन के जितने भी होता है, हाइड्रेशन के क्या आते हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रस, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स एंड ऑक्सीजनेटेड कार्बन। तीसरा हमें क्या मिल जाता है? अनऑल्टर्ड मिनरल्स। अनऑल्टर्ड मिनरल्स क्या होते हैं? वो मिनरल्स जिसमें केमिकल रिएक्शंस का, वो जो केमिकली सिंपलर मटेरियल्स होते हैं और जिनका केमिकल रिएक्शंस पे कोई टेक प्लेस नहीं करता है। उसका एग्जांपल क्या हो गया? क्वार्ट्ज, ज़ाइक्रोन, मस्कोवाइट, विच मेक्स माइका फ्लेक्स। तो ये कंप्लीट हमारी साइड हो गई डिकम्पोजिशन की। और अब दूसरा आ गया हमारा डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं है यार, ये वो पहली बात तो आ गई ना, हमें 2 पॉइंट्स सबसे पहले एकदम लेके चलने हैं। पहले क्या है? डिकम्पोजिशन कैसे होता है? हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस में होता है। दूसरा डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है? डिसइंटीग्रेशन कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में होता है, ठीक है? क्योंकि अभी कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में हो रहा है, जाहिर सी बात है टेम्परेचर कैसा हुआ? टेम्परेचर घट गया। अगर टेम्परेचर घट रहा है तो केमिकल पोटेंसी, केमिकल रिएक्शंस की जो वो है वो घट जाएगी, पोटेंसी घट जाएगी, ठीक है? वो अगर उस पर केमिकल काइनेटिक्स की चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ क्या होती है? हमारी जो इसमें अंदर, अब जैसे एक तो हमने इसके बारे में बात कर ली, दूसरी क्या होती है? डेजर्ट रीजन्स आ जाते हैं। डेजर्ट रीजन्स में क्या होता है? प्रिंसिपल एजेंट्स ऑफ वेदरिंग होते हैं वाटर एंड एयर। वाटर, क्योंकि जाहिर सी बात है नदियां नहीं हैं डेजर्ट्स में, वाटर एक प्रिंसिपल एजेंट वेदरिंग का नहीं होता है, खाली क्या रह जाता है? एयर। ये बेसिक चीज हो गई डिसइंटीग्रेशन के बारे में। भाई डिसइंटीग्रेशन, एक और जरूरी चीज एकदम जो स्टार्टिंग बोलनी थी, हमने क्या देखा था? डिकम्पोजिशन कैसा था? इट वॉज बायोलॉजिकल, इट वॉज केमिकल इन नेचर, ठीक है? डिसइंटीग्रेशन कैसा होता है? इट इज मैकेनिकल, इट इज फिजिकल इन नेचर, ठीक है? अब इसके मेन कॉजेस क्या होते हैं? सबसे पहले हमने क्या देखा? वेरिंग टेम्परेचर। क्योंकि हम ये चीज देख पा रहे हैं, ये हमारा कैसा है? ये हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस में, वो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में बहुत ज्यादा वेरिंग टेम्परेचर का असर पड़ रहा है। जैसे कि हमने इसमें देखा था बायोलॉजिकल मीन्स में, एनवायरमेंट है, पेड़ का जो रूट है वो क्रीक्स एंड क्रेविसेस पैदा कर देगा। वैसे ही अगर थ्रू मेनी जियोलॉजिकल पीरियड्स ऑफ टाइम अगर एक रॉक है उसमें टेम्परेचर रेस करोगे, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसमें भी जाके जो पत्थर है उसमें क्रीक्स एंड क्रेविसेस पैदा हो जाएंगे, ठीक है? अब क्योंकि उसमें भी क्रैक्स पैदा हो गए, इसमें हमने क्या देखा था? इसमें जब क्रीक्स एंड क्रैक्स पैदा हो गए थे तो अंदर क्या घुस रहे थे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि फर्दर डीके कर दे रहे थे। उसमें क्या हो रहा है? क्योंकि वो उसमें क्या घुस रहा है? हमारा पानी घुस रहा है, ठीक है? पानी, हमारा दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है? फ्रीजिंग ऑफ वाटर। क्योंकि क्रीक्स एंड क्रेविसेस पैदा हो गए हैं, उसमें पानी उसमें घुस गया। हमें पता है जो पानी होता है अपॉन चेंज इन स्टेट इन लिक्विड टू सॉलिड, वो क्या करता है? एक्सपैंड, ठीक है? पानी घुस गया उसके अंदर, वो एक्सपैंड कर गया और फर्दर डिसइंटीग्रेशन हो गया। तीसरा क्या भाई यार, एक सेकंड रुको, ये तो बहुत ही कांड हो गया यार ये तो। थर्ड, द अब्रेसिव एक्शन ऑफ सैंड कॉर्स। यार तो हमारा तीसरा वो था, हमने देख लिया था जो डेजर्ट रीजन थे, हमारे डेजर्ट रीजन में क्या वाटर तो था नहीं, एयर था। अब जो एयर उड़ रही होगी वहां के एयर में क्या होगा? सैंड होगा। तो जो सैंड एयर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा और जो वो हवा चल रही होगी उसके साथ साथ उससे डिसइंटीग्रेशन होता है, डिसइंटीग्रेशन थ्रू सैंड विच इज प्रेजेंट इन द विंड, ठीक है? चौथा हो गया हमारा, जो कि बिल्कुल नहीं पता, पूरा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, अब्रेसिव एक्शन ग्लेशियर्स में प्लग। अरे एकदम सिंपल वाला यार, ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर के पत्थर टूटेंगे तो भाई रोल करेंगे, वो आपस में और तोड़-फोड़ मचाएंगे, उससे डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। और पांचवा और आखिरी जो कि अगेन बिल्कुल पता नहीं चल रहा क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, पाउंडिंग ऑफ वेव्स। पाउंडिंग ऑफ वेव्स क्योंकि वहां पे भी स्ट्रीम्स हैं, वहां पे भी नदियां हैं, वो थ्रू मेनी जियोलॉजिकल पीरियड्स ऑफ टाइम फिजिकल और मैकेनिकल प्रेशर बनाएंगे जिसकी अगेन डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। दिस इज द कंप्लीट फ्लो चार्ट। और यार मैं एंड में वापस से ऐड करना चाहूंगा, जैसा कि हमने देखा था डिकम्पोजिशन में 3 अलग सब्सटेंसेस बने थे, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल और अनऑल्टर्ड, वैसे ही डिसइंटीग्रेशन में भी 3 अलग मटेरियल्स बनते हैं, आर्कोस सैंड, आर्कोस, ठीक है, दूसरा ग्रे वैक्स या सिर्फ वैक, और तीसरा जो हमारा ये बनता है टैलस, स्क्री या ब्रेशिया। इस डिसइंटीग्रेशन में भी 3 अलग मटेरियल बनते हैं जैसा कि हमने डिकम्पोजिशन में बनते देखा था, लेकिन अभी 1 घंटे से ऊपर का मुझे लग रहा है मामला निपट चुका है यहाँ पे। दैट इज समथिंग विच विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू भाई।